मतलब पीआरसी के जितने भी आपने ऊपर अपना यूजर नेम आएगा, आपको आपकी स्लिप के ऊपर ही लिखा होगा और नीचे पासवर्ड भी होगा। यहाँ पर क्योंकि अभी हम अकाउंटिंग के टेस्ट का डेमो देखना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर अगर किसी ने खुद से ट्राई करना है तो डेमो फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग लिखेगा और नीचे पासवर्ड देगा 1 2 3 ABC और ये हो गए पूरे 1 2 3 4 5 6 और 7। ये यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि आपने 1 2 3 ABC और ये इस तरह से आपने लिखना है। अब लॉगिन करेंगे तो अकाउंटिंग का पेपर आपको अब जो नया इंटरफेस आएगा वो इस तरह से होगा, हमारा जो अकाउंटिंग का पेपर होगा। बाकी भी अगर आपने देखने हैं तो वो उन लेक्चर्स में हम देखेंगे। इकोनॉमिक्स का और जो कट्ठा जिसका पेपर होगा वो अलग से पेयर शो होगा, और जिनका इकोनॉमिक्स सिर्फ इकोनॉमिक्स का पेपर है उसको सिर्फ इकोनॉमिक्स का पेपर शो होगा, और जिनका बिजनेस का पेपर है वो सिर्फ बिजनेस का शो होगा। कंबाइंड पेपर सिर्फ उसको शो होगा जिसका कंबाइंड पेपर है। ये मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपको दोनों पेपर शो होंगे, आपने सिर्फ वहां से इकोनॉमिक्स करना है या वहां से I2B करना, ऐसा नहीं होगा। आपका पेपर ही वो इतना ही होगा जितना आपका पेपर अप्लाई किया है आप। 50 मार्क्स का आएगा या 50 मार्क्स का होगा। अब यहां पर देखें, आपको ये मेरे ख्याल में सारी स्क्रीन नजर आ रही है। यहां पर आपका नाम होगा, यहाँ CEN या CRN नंबर होगा, यहाँ टाइम भी लगा हुआ है कि आपके टोटल 2 घंटे हैं और ये टाइम आपका काउंट डाउन हो रहा है। पहले तो आपके पास ऑप्शन होती थी ना टाइम को चेंज करने की, हाइड करने की, अब वो ऑप्शन नजर नहीं आ रही। सबसे पहले ये इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं कि सारे 2 नंबर के सवाल, यानी 2 घंटे टोटल आपको है। ये अकाउंटिंग का पेपर का कार्य है। हर क्वेश्चन 2 नंबर का है जी। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। द रिक्वायरमेंट ऑफ ईच क्वेश्चन शुड बी रीड केयरफुली, वो तो वैसे ही होता है। योर आंसर आर सेव ऑटोमेटिकली व्हेन यू नेविगेट बिटवीन, यानी जब आप नेक्स्ट करोगे ना तो सेव करने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट करोगे सेव हो जाएगा। You are not allowed to open या use any other application, मतलब जब आप सवाल हल कर रहे होंगे तो और कोई चीज कंप्यूटर में गेम नहीं खेलने बैठ जाना। A calculator is available within the exam software. You may use external calculator only if it is included in the list of permissible. जो आपके पास कैलकुलेटर है वो परमिटेड है, तो कैलकुलेटर अगर आप भूल भी जाते हो तो परेशानी की कोई बात नहीं, आप सॉफ्टवेयर के अंदर भी कैलकुलेटर है, आप वहां उसको भी इस्तेमाल कर सकते हो। A sheet will be provided for rough work. आपको एक शीट, जिसने पेपर दिया हुआ है उसको तो पता है, जिसने पेपर नहीं दिया हुआ, बल्कि आपका तो पेपर अभी शीट वाला हुआ ही नहीं है मेरे ख्याल में, तो आपको ना एक रफ शीट दी जाएगी, लेकिन वो लिमिटेड होगी। जो शीट दी है बस वही है, आपको इसके अलावा उसी के ऊपर ही आपने छोटा छोटा करके लिखना है या जितना आपको चाहिए। Any working made on rough work sheet or in the notepad will not be considered for marking. और फिर वो कहता है कि डिस्कस विद एनी अदर स्टूडेंट ड्यूरिंग द एग्जाम इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन और क्यूरीज प्लीज कॉन्टैक्ट द नियरेस्ट इन्विजिलेटर। आपस में बात करने की बजाय इन्विजिलेटर से जवाब पूछना। ये आपका बिल्कुल पेपर ही ऐसे अब सॉफ्टवेयर में आएगा, इसी तरह का सारा होगा। अब उनका भी नेट, अगर इनके नेट जैसा हुआ तो टाइम लगेगा, लेकिन एक बात याद रखनी है, इधर तो वो याद रखने वाली बात नहीं आ रही, लेकिन CFAP में ऐसा है, ये जो ऊपर काउंट हो रहा है ना टाइम, पेपर में जो CFAP का सॉफ्टवेयर है उसमें टाइम रुक जाता है, इसमें भी रुक जाता है, लेकिन ये चली जा रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि शायद उसमें अगर इस तरह का होगा तो ये डेमो में शायद वो हमारे नेट का इशू है शायद, लेकिन वो जो प्रोसेसिंग होगी ना, हमने मेन हमारा जो ओरिजिनल टारगेट है, मतलब क्या है, इसके फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन को देखना, बाकी और उसको हमने पेपर में किस तरह से हल करना है वो हमारा आज का टारगेट है। कि अकाउंटिंग का पेपर, क्योंकि कल से मैंने आपको नई प्लानिंग देनी है सारी, मतलब मंडे से जब आपने आना है तो आपका अगले जो भी दिन रहते हैं, 7-8 दिन रहते हैं, उन पर आपका एक ना टेस्ट सेशन होगा प्रॉपर, और वो आप कोशिश करें कि अगर आप नहीं आ सकते तो मैं वैसे मिस नूर को कहूंगा कि वो ग्रुप में भी शेयर करना है, ईमानदारी से वो हल करना है, क्योंकि फेल या पास आपने होना है, कोई मार्क्स की जंग नहीं है यहाँ। मेन आपको अपनी तैयारी देखनी है,
उस तैयारी में आपने देखना है कि आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है। जैसे आपको वो मिला हुआ है स्केड्यूल, उस हिसाब से अपने टेस्ट तैयार करते रहें। और साथ जो मैंने असाइनमेंट भेजी है अकाउंटिंग का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, लेकिन बाकी जो सॉल्यूशंस हैं क्यूएम का सोल्यूशन, उसको हम देखते हैं कि क्या किस तरह से डील करना है। लो जी, आपका इंटरफेस सामने नजर आ रहा है। ऊपर क्या लिखा हुआ है 1/40, ये 80 नंबर का होगा और एक 20 नंबर का होगा। नेक्स्ट सेव एंड, यहाँ पर क्वेश्चन जो मुझे लगता है हल होते जाएंगे, शायद वो यहाँ से टिक भी होते जाएं। ये फ्लैग की ऑप्शन नजर आ रही है सबको। अच्छा, जो नए लोग हैं वो फ्लैग के बारे में सुन लें कि फ्लैग कहते हैं कि अगर आपने जवाब लिख दिया है लेकिन स्टिल आपको कंफ्यूजन है, तो आपने जवाब लिख कर ना उसके ऊपर टिक कर देना, फ्लैग के ऊपर भी। उसका ये फायदा होगा कि जब आपने पेपर पूरा कर लेंगे, कोई हमारे पास 5-10 मिनट बच जाते हैं, तो हम फ्लैग को क्लिक करेंगे ना, तो वो सारे फ्लैग वाले कंफ्यूजन वाले सवाल आपके सामने आ जाएंगे। तो फिर आप जिसको सही करना कर लें, अनआंसर्ड छोड़ने से बेहतर है कि आप फ्लैग कर लिया करें, क्योंकि फ्लैग वाला सवाल ना कंसीडर होता है कि इसका जवाब है। गलत हो गया तो ठीक है, मार्क्स नहीं मिलेंगे, अगर सही हो गया तो मार्क्स मिल जाएंगे। तो इसमें पहला सवाल ही आपका नया नया आ गया। 6 मिलियन लोन आपने लिया है, पोर्शन बिल्डिंग वाज रेंटेड ऑन 1 अगस्त, 45,000 वाला ये सवाल अभी हमने किया भी था। और 31st January each year end is rent received half yearly in advance. What amount is payable and unearned rent should be shown in the statement of financial position December 2019, 9 या 19, जो भी 29 भी कह सकते हैं। आपका 6 मिलियन का जो इंटरेस्ट है 15% है, और आपने लोन कब लिया? 1 Feb को। और पोर्शन ऑफ बिल्डिंग वाज रेंटेड आउट ऑन 1 अगस्त। 1 अगस्त से लेकर कितना टाइम बनता है? 1 अगस्त से लेकर दिसंबर तक 5 महीने बनते हैं, और हमने 6 महीनों का लिया हुआ रेंट, तो 45,000 हमारा अनअर्न्ड हो गया। इसका मतलब है आंसर या तो बी है या फिर सी है। अब इंटरेस्ट भी लिख लेते हैं। इंटरेस्ट 15% है और हर 31 जनवरी को पे करना है। इसका मतलब है जितने महीने का इंटरेस्ट लिया है अभी तक पे, तो 6 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 15% मल्टीप्लाइड बाय 11/12, 11 महीनों का बनेगा ना, 8 लाख। तो आपका आंसर कुछ यू बन गया। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट कर दें, यहां से सेव करने की जरूरत नहीं है, टाइम जाया होना है हमारा। अगर इसके ऊपर आपको डाउट है तो हम क्या करेंगे, इसको फ्लैग कर देंगे। चले, ये आप अगर देखें तो अपने सवाल के ऊपर फ्लैग का निशान आ रहा होगा। वो एक छोटा सा फ्लैग बन गया कि झंडे गाड़ दिए आपने। कैलकुलेटर इस्तेमाल करना है तो ये छोटा सा कैलकुलेटर, आप ये नहीं कहेंगे कि मैं हमें इसको कैसे कैलकुलेटर इस्तेमाल करें, क्लिक करना तो तब आएगा। ये नहीं कि उधर ही परेशान हो जाना कि अब इतना छोटा कैलकुलेटर हम इस्तेमाल कैसे करेंगे, क्योंकि मेन हमें प्लस माइनस ही चाहिए होता है। तो यहां पर आपने जो भी आपको नंबर यहां पर लिखने हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई। अच्छा, आगे चलते हैं। कोई जरा ठहरो, अभी ये सारे सवाल देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मैंने आपको, क्या हो गया? अच्छा, नजर नहीं आ रहा था सही। अब ठीक है, ओके, चले जी। अब आपने सवाल इसी तरह जो मैंने आपको बताया आपने करनी है विंडो शॉपिंग। विंडो शॉपिंग से मुराद ये है कि आपने सवाल पढ़ना है, जो आपसे सवाल होता जा रहा है वो करते जाना है, और जो इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। जो आपसे सवाल नहीं होना, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, उसको छोड़ते जाना है। तो इस तरह से हमारे ये 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर ये 40 क्वेश्चन पे हम पहुंच गए। ये 40 का क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट मॉडल is not permitted under IS2, weighted average, first in first out, actual cost और last in LIFO अलाउ नहीं है जी। weighted average भी इस्तेमाल करते हैं, FIFO भी होता है, और actual cost पे तो हम लिखते ही हैं पहली दफा। तो ये 3 बातें इस्तेमाल होती हैं, उसके बाद इस्तेमाल नहीं होती। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं तो देखते हैं इसका सवाल। ये ऊपर ये आपका क्वेश्चन आ रहा है 40/40, इसका मतलब है फाइनल अकाउंट इसके अंदर नहीं आ रहा। जिस मकसद के लिए हमने काम किया है,
लेकिन पेपर में होगा। चालीस क्वेश्चन है तो बीच में कैसे आएगा? किस कहता सबमिट कंफर्मेशन मिड में नहीं हो सकता। किसका मेडिकल किस मिड में? इसका मतलब है सारा गेम खेले नेक्स्ट नेक्स्ट करके। अच्छा चलो सवाल भी देख लेते हैं किस तरह का माहौल है। क्रेडिट अच्छा चले और खामोशी आ गया तो ठीक है, नहीं देना सही। द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक शो अ क्रेडिट बैलेंस 8000। देयर वर अनप्रेजेंटेड चेक 2500। पहले कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है, नॉट प्रेजेंटेड चेक 2500। द बैंक स्टेटमेंट शो बैंक चार्जेस 900 which were not recorded in the cash book. What is the balance as per bank statement? आपको पता है बैंक स्टेटमेंट का हमेशा ओपनिंग बैलेंस पूछते हैं, और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस से अगर डायरेक्ट पूछा गया ना तो आप डायरेक्ट प्लस माइनस भी कर सकते हो। 8000 क्रेडिट बैलेंस था, 8000 में 2500 माइनस करो जरा, आप अपने तरीके से करना जिस तरीके से आपको समझाया गया है। माइनस करो जरा, कितना आ गया? पहली बात ऊपर ओवरड्राफ्ट है, ऊपर क्रेडिट बैलेंस है 5500। फिर शो द शो बैंक 900 प्लस करो, खत्म। 6400 पॉजिटिव आया नेगेटिव? नेगेटिव है पॉजिटिव। जो आपका पॉजिटिव है इसका मतलब अगर ये क्रेडिट बैलेंस है तो बैंक स्टेटमेंट का ये डेबिट बैलेंस होगा, तो ओवरड्राफ्ट है। अकॉर्डिंग टू बैंक स्टेटमेंट ये आपने अपने तरीके से करना है, आपने इसको देखना ही नहीं। नेक्स्ट करते हैं तो क्या होता है। अब यहां पर देखिए जो आपके क्वेश्चन होते जा रहे हैं ना उस पर ग्रीन टिक का, चाहे गलत भी हो वो आपको ग्रीन टिक कर देगा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग द अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट्स? ये तो अभी अभी आपने पढ़ा था। कौन सा जवाब है इसका? मैच द एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ फ्यूचर रिकवरी अगेंस्ट द रेवेन्यू। ये वो हमारा कॉपी कर रहा है या हमने उसका कॉपी किया है? ये तो बाद में आया, हमारे पहले है, फिर उसने हमें कॉपी किया। अ सस्पेंस अकाउंट वाज ओपन। लो जी, कुछ लोग तो वैसे ही सस्पेंस को देखकर डर जाते हैं कि ये हमसे नहीं होना। ऐसे डरने की जरूरत नहीं है, जो भी होना है अच्छा होना है। A suspense account was opened when a trial balance failed to agree. The following error was discovered afterwards. Payment of 5000 to supplier was credited to his account. A return outward 400 was wrongly debited to return inward. Payment of establishment of petty cash fund 1000 was only credited to bank account. An amount was suspense account would have been created before correction of these error. अब हमने रेक्टिफाई एंट्रीज पास करनी है। चलो निकालो रजिस्टर, मैं नहीं निकाल रहा, आप तो निकालो। चलो मैं भी साथ साथ आपकी हेल्प करता हूं। हाँ जी, पहले लिखा हुआ है अ पेमेंट 5000 टू सप्लायर वाज क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। पेमेंट जब सप्लायर को करते हैं तो एंट्री क्या पास करते हैं? अकाउंट पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट। अकाउंट पेएबल को डेबिट करना था, उसने क्या कर दिया? अब क्या करे? डबल अमाउंट के साथ डेबिट कर देते हैं। सस्पेंड अकाउंट पेएबल डेबिट और सस्पेंस अकाउंट कितनी अमाउंट है? 5000 है तो कितनी कर दें? 10,000। ठीक होगी बात। उसके बाद रिटर्न आउटवर्ड 400 वाज रॉन्गली डेबिटेड टू रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न आउट होता क्या? परचेज का डेबिट होता है, क्रेडिट। उसको क्रेडिट करना था, हमने रिटर्न इनवर्ड को डेबिट कर दिया। अब दोनों को क्या कर दें? क्रेडिट और सस्पेंसो को क्या कर दें? 800 से डेबिट
और सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न 400 से, ये तो वही सवाल है। उसके बाद आ गया पेमेंट फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पेटी कैश फाउंड बाय 1000 वाज ओनली क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट। एंट्री क्या पास करते होते हैं? बैंक तो क्रेडिट करना है, तो पेटी कैश डेबिट भी तो करना है। अब पेटी कैश डेबिट तो कर देंगे और सस्पेंस क्रेडिट कर देंगे, दोबारा बैंक को क्रेडिट नहीं कर देंगे। तो एंट्री क्या पास होगी? पेटी कैश डेबिट सस्पेंस 1000 से। अब नेट करते हैं, 10,000 से क्रेडिट, 800 से डेबिट और 1000 से नेट कितना क्रेडिट आ गया? 10,000। 10,200 से अब हम क्रेडिट कर रहे हैं, हम तो रेक्टिफाई कर रहे हैं। इसका मतलब है ये किधर पड़ा होगा? पहले डेबिट में पड़ा होगा। अब तो ये याद रहेगा ना? चलो ना भी याद रहे तो एक दफा दुरूद शरीफ पढ़ ले। तो 10,200 से डेबिट, क्योंकि हम तो रेक्टिफाई करते हैं और उसने क्या है, बिफोर करेक्शन वो किस साइड पर पड़ा था। नेक्स्ट। अच्छा नेक्स्ट ना ऊपर ये यहां से करना, जो ऊपर बटन है एरो से ना करना। ऐसे बंदे के दिल में शक आ जाता है कि पता नहीं मेरा जवाब काउंट हुआ या नहीं हुआ, रिजल्ट तक बंदा परेशानी रहता है। हालांकि फेल पास का तो अल्लाह मालिक होता है जी। इंटरेस्ट एक्सपेंस 100 रुपए हैज बीन रॉन्गली डेबिटेड टू स्टेशनरी एक्सपेंस। व्हाट एंट्री इज रिक्वायर्ड टू करेक्ट द एरर? इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कर दिया स्टेशनरी को, अब स्टेशनरी एक्सपेंस कर दे क्रेडिट और इंटरेस्ट एक्सपेंस कर दे डेबिट। अच्छा आप कोई ना दिल में ये कर रहे हो यार यही वाला पेपर मुझे आ जाए और आगे तो मुश्किल आ गया, तो अभी तो 5 सवाल किए हमने। आगे चलते हैं जी। A return inward 180 has been wrongly recorded as carriage inward and repair expense 250 was wrongly debited to salary account. दोबारा return inward 180 has been wrongly recorded as carriage inward. return inward क्या होता है? परचेज रिटर्न या सेल रिटर्न? सेल्स रिटर्न। अब हमने करना था सेल्स रिटर्न को डेबिट, हमने कर दिया कैरेज इनवर्ड को डेबिट। करना था सेल रिटर्न को डेबिट, हमने कर दिया कैरेज। रिपेयर एक्सपेंस की जगह हमने डेबिट कर दिया सैलरी को। व्हाट इज द इंपैक्ट ऑन नेट प्रॉफिट? कोई देखे ना एसओसीआई का कोई और एलिमेंट डेबिट कर दिया, करने वो भी डेबिट थे, क्योंकि यहां पर आपने सिर्फ ये देखना है कि ये एसओसीआई का एलिमेंट है, डेबिट करना था डेबिट कर दिया, उसका दोनों का सेम करना है। और वैसे भी इन केस आपका दिल नहीं मुतमिन हो रहा तो एंट्री तो पास कर सकते हो ना। कैरेज इनवर्ड को डेबिट करना था, उसने किसको डेबिट कर दिया? अब क्या करेंगे? सेल रिटर्न को डेबिट, कैरेज इनवर्ड को। अब ये दोनों, हाँ अगर ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट अलग अलग करेगा ना फिर हम फंस जाएंगे। फिर हम करेंगे ये प्रॉफिट को कम कर रहा है, ये प्रॉफिट को, तो नेट इफेक्ट नील। फिर उसके बाद स्टेशनरी और रिपेयर है, रिपेयर रॉन्गली डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट। करना था रिपेयर को डेबिट, अब रिपेयर को डेबिट कर देते हैं, सैलरी को। ये भी प्रॉफिट को कम कर रहा है, ये प्रॉफिट को, पता है ना रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। चलो जी। लेकिन ये है कि पेपर में अगर आपका दिल करेगा नहीं यार इतनी उसने मेहनत से सवाल बनाया, कोई तो कोई जवाब दूं ना मैं, तो वहां पर ये चीज जज्बात अपने ना घर रख के जाना। और वैसे भी टेक से भी पता चल जाएगा कि हमें हमारे सवाल चेक हो रहे हैं या नहीं हो रहे। An entity receive electricity bill for the month of June. हाँ ये सवाल आया ना, ये अब ध्यान से आपने जवाब देना है। इस पे जंबो है, ठीक। अच्छा कल वाली जंबो भी हमने नहीं ली। चलो अब सही ध्यान से। बिल मिला आपको जून के महीने का, द बिल विल बी पेड ऑन 10th जुलाई। गॉट इट? Entity financial year end is June 30. How would payment be recorded? Payment की एंट्री बताएं। 1 मिनट मैं पूछूंगा, 30 सेकंड वेट करके।
आप लोग 30 सेकंड में अपनी एंट्री दिमाग में फिक्स कर लें। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ये आप है असाइनमेंट में तो है, पता नहीं बुक के अंदर है या नहीं, असाइनमेंट के अंदर है। हाँ जी पूछें। ये तो एंट्री अब सही होनी चाहिए। अच्छा बताएं अलीना, आप बताएं। प्रोसेस नहीं, इधर प्रोसेस हो गया है। हाँ आप नेक्स्ट अलीना। हो रहा है अभी। हम डेबिट कर देंगे, एक्सपेंस को क्रेडिट कर देंगे। आप कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल डेबिट क्रेडिट कर देंगे अकाउंट पेबल को। हाँ मानूर, लास्ट वाला यूटिलिटी पेबल टू क्रेडिट कर दिए। तो जालिम उसने तो वैसे भी 4 ऑप्शन दी हुई है, मैं तो इसे छुपानी थी, यहां में छुपा भी नहीं सकता इधर से आज चलो खैर, चलो देख कर ही बता दो यार, अब तो खत्म होगी बात। इमरान, चार्ली, असद, चार्ली बंदा ही खराब है जिसको आपने कॉपी किया। मुबशिर, हाँ जी अभी नहीं किया। दाऊद जमील, अभी भी यार 30 सेकंड थे, इतना टाइम नहीं होता, सवाल का जवाब आपके सामने है। हाँ शुमारी बीटा, लो जी ऐसे ऐसे सवाल, बीटा भी आ गया। हाँ बेटा आनिया, चार्ली ऑप्शन है। उम्मे हबीबा, चार्ली ऑप्शन है। फकीहा, चार्ली। अकील, चार्ली। सरमद बेटा, हाँ बेटा अहद, डेल्टा, तैयब, चार्ली, कशफ, चार्ली। अब नेक्स्ट बात है, ये वीडियो ना बाकी दुनिया भी देखती है तो वो हंस तो रहे होंगे। अच्छा हाँ हम आप बताएं। बीटा। अच्छा अब जरा खामोश ओ भाईजान, ओ इधर अब चुप हो जाए। ये सवाल किया भी हुआ है आपने, पता नहीं आप क्या खाते हो, इतने जल्दी भूल जाते हो, सवाल पर फोकस करते होते हैं। आपको जून के महीने का बिल मिला, मतलब अकर्ड बट नॉट पेड, राइट। अब 10 जुलाई को वो बिल पे हो रहा है, राइट। जब पेमेंट होगा कैश क्रेडिट होगा, कैश क्रेडिट होगा। अब एक्सपेंस डेबिट नहीं होगा 10 जुलाई को, वो तो एक्सपेंस डेबिट हो चुका है आपका। अब आप अपनी लायबिलिटी पे कर रहे हो, तो पेबल बिल डेबिट कैश क्रेडिट, तो आंसर हुआ बेटा यूटिलिटी एक्सपेंस पेबल डेबिट। ओ भाईजान उसने 10 जुलाई की एंट्री पूछी है, आप जरा फोकस तो करो। वो कहता है हो वुड द पेमेंट बी रिकॉर्डेड, पेमेंट कब हो रही है 10 जुलाई को। जून में आप एक एंट्री पास कर चुके हो, जून के अंदर वो एंट्री पास कर चुके। अगर वो पूछता ना 30 जून को क्या एंट्री पास होगी, तो पता क्या एंट्री पास होगी, यूटिलिटी एक्सपेंस डेबिट यूटिलिटी पेबल क्रेडिट। ये चार्ली एंट्री होती है। ये किस दिन की एंट्री है, ये 30 जून की एंट्री है। उसने तो 30 जून की पूछी नहीं, उसने कहा पेमेंट जिस दिन रिकॉर्ड हुई है उसकी एंट्री बताएं, और वो कौन सा दिन बना है 10 जुलाई। 10 जुलाई मेरा कैश क्रेडिट हो रहा है और जो मेरी लायबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी, एक्सपेंस दोबारा डेबिट। अभी समय लगी है या नहीं। अच्छा ये सवाल है कहीं ना कहीं मैंने करवाया है, लेकिन ये वैसे भी ना भी करवाया हो तो ये तो बिल्कुल बेसिक सी बात है, असाइनमेंट में है ये क्वेश्चन है। मैंने कहा ना कि आई कैप ने ना कहीं से असाइनमेंट ट्रेस कर ली है। अच्छा चले आ जाए वापस। ये सारी आपके जितने भी क्वेश्चन है ना, आपको यहाँ पर मेहनत नहीं करनी चाहिए, सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे असाइनमेंट के अंदर ही, सारे क्वेश्चन है ये। फॉर रिकनसाइलिंग बैंक बैलेंस अनप्रेजेंटेड चेक शुड बी या डेबिट इन बैंक स्टेटमेंट या
क्या करेंगे, वो कहते हैं एडेड टू बैलेंस ऑफ बैंक स्टेटमेंट। वो कहता है या तो बैंक स्टेटमेंट में ऐड कर दो, उसमें तो ऐड नहीं करना, उनमें से तो माइनस करना है, क्योंकि हम माइनस कर चुके हैं, बैंक ने अभी तक माइनस। तो डिडक्ट फ्रॉम बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट या एडेड टू कैश बुक, क्योंकि जो बैंक स्टेटमेंट में डेबिट होता है वो माइनस होता है, जो कैश बुक में डेबिट होता है वो ऐड होता है। और एनपी क्या है, डेबिट इन बैंक स्टेटमेंट या डेबिट इन कैश बुक, ये लिखा हुआ है ना। डेबिट इन बैंक स्टेटमेंट का क्या मतलब हुआ, उसमें से माइनस कर दो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो बैलेंस उसका क्रेडिट ही होता है ना। हाँ जी, ये सवाल भी अक्सर आता जाता रहता है। ये पता नहीं नेट का मसला है या सॉफ्टवेयर इतना भारी है, सॉफ्टवेयर भारी है, जिसका नेट है ना वो भी भारी है। अच्छा, ये सवाल तो आपने किया होगा, ये टेस्ट में भी दिया था मैंने। बैलेंस एज पर कैश बुक 49,100, चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक एनसी, अनप्रेजेंटेड चेक एनपी, क्रेडिट ट्रांसफर अपेयरिंग इन द बैंक स्टेटमेंट बट नो एंट्री इन द कैश बुक। पूछा क्या है ऊपर, व्हाट इज द बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट यूजिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस चाहिए, ये तो कैलकुलेट से भी हो जाएगा। 49,100 माइनस 4,400 प्लस 6,300 और प्लस 3,400, 54,200। पता चल गया ना। आप लोग अपने तरीके से कर लेना, मैं तो डायरेक्ट करवाई जा रहा हूं ना, डायरेक्ट भी मैंने बताया था, लेकिन ये कि नेचर वहां पर देखते हुए मसला आ जाएगा। आप कोशिश किया करो कि अपना वो उसी तरीके से करना जिस तरीके से आपको बताया गया है। अभी तो मैं कहता हूं कि वो तरीके में ना वो टाइम लगेगा। अली डिटरमाइंस एट ईयर एंड दैट सैलरीज पेड ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूड 10,000 इन एडवांस। अली को पता चला 10,000 ज्यादा दे दिए, एडवांस दे दिए। व्हाट इज द करेक्ट ईयर एंड एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस सैलरी, ये आपको आता है। बहुत ही जीनियस होंगे जो ये गलत करेंगे। क्या एंट्री होगी, एडवांस है तो एडवांस या प्रीपेड सैलरी डेबिट, सैलरी एक्सपेंस कौन सा हुआ, मुझे तो लगता है जो आपको समझ न लगे बीटा लिख दिया करो। हाँ जी, अलाउंस फॉर बैड डेट्स भी आ गया। December 20, an entity allowance for doubt receivable 48,000, which was 5% of the receivable at that date. December 2021, इसका मतलब है जो 48,000 है वो ब्रॉड ऑन है, रिसीवेबल है 1085। It was decided to write off 53,000 as irrecoverable, bad debts हो गए। एंड बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस 5% हमने अलाउंस लेना है। और पूछा क्या है, व्हाट शुड बी चार्ज टू द एसओपीएल, बैड डेट्स प्लस कैरीड ऑन माइनस ब्रॉड ऑन। कैरीड ऑन 5% ले लो ना, माइनस करके लेंगे या डायरेक्ट माइनस करके। 1085 माइनस 53 51, कैरीड ऑन कितना आ रहा है, जो कैरीड ऑन आ रहा है उसमें 53,000 ऐड करो और माइनस 48,000 करो, डेल्टा। चाहे गलत है ये सही है, जवाब आ जाए दिल को तसल्ली होती है। राइका बड़ा जालिम है, वो आपका गलत जवाब भी आपका दिल रखने के लिए देता है। ट्रीटिंग अ रेवेन्यू एक्सपेंसेस एज कैपिटल एक्सपेंडिचर इज एन एग्जांपल ऑफ कंपनसेटिंग एरर, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो ये तो पता है ना। देखिए, कंपनसेटिंग एरर वो होता है जो डेबिट क्रेडिट को बराबर कर दे। एरर ऑफ कमीशन होता है कि एक अकाउंट चेंज होता ही नहीं है, और ओमिशन होता है भूल जाना। तो बस जो बच गया वो हमारा मुजरिम है। जी अच्छा, ये टाइम उसने छुपाया हुआ है। अच्छा, कि टाइम नजर ही ना आए, टाइम नहीं खत्म होता, ये बात याद रखें। पेपर आता हो ना, जितना मर्जी टाइम लग जाए, टाइम रहता ही है, बस वहां पर बंदा इधर उधर ना सोचे ना, टाइम बचता ही है।
दिसंबर रिसीवेबल टोटल 785,000 बिफोर मेकिंग फॉलोइंग एडजस्टमेंट। अब जरा ये भी अच्छा सवाल है। इट वाज डिसाइडेड टू राइट ऑफ 20,000 ऑफ बैडर्स एज इरिकवरेबल और 80% स्पेसिफिक अलाउंस अगेंस्ट 75,000। जनरल प्रोविजन है 5% और ओपनिंग अलाउंस है 31,000। व्हाट शुड बी दी टोटल अलाउंस फॉर डाउटफुल रिसीवेबल एज एट दिसंबर 2001? पूछा क्या हुआ है? कैरी ऑन पूछा हुआ है जरा। व्हाट शुड बी द टोटल अलाउंस फॉर डाउटफुल रिसीवेबल एज एट दिसंबर 2001? सिर्फ कैरी ऑन पूछा हुआ है। 785,000 में से पहले तो 20,000 निकालेंगे, बाकी जो बच जाएगा 765। 765 में से 75,000 का 80% और 690 का 5%, तो उन दोनों को प्लस कर लेंगे। कितना आ रहा है? 94,500। और उसने सिर्फ, अच्छा अगर आप एसओपीएल फाइंड करोगे वो भी जवाब होगा, और अगर आप माइनस करके माइनस के बगैर करोगे तो वो भी जवाब होगा। मतलब जवाब सारे ही होते हैं। कंसीडरिंग द आ गया सवाल। ये तो जिसने गलत किया ना, मैंने उसका कत्ल ही कर देना है। इसके ऊपर हमारा काफी टाइम लगा है। हायर क्लोजिंग, अच्छा वो कहता है कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, वहां पर ये नहीं करना मैं आंखें बंद करके दुरुशी पढ़ता हूं, उंगली रोक गई वो जवाब है। आपने वहां पर अपने कॉन्सेप्ट भी इस्तेमाल करने हैं। दुरुशी भी सही है। हायर क्लोजिंग प्रीपेड बैलेंस देन प्रीवियस ईयर मतलब ओपनिंग मींस दैट पेमेंट फॉर द ईयर एक्सीड द एक्सपेंस। कहते हैं हायर क्लोजिंग प्रीपेड, प्रीपेड ज्यादा है मतलब पेड ज्यादा है और एक्सपेंस कम है। पेड ज्यादा है तो यही पता है ना। अब वो क्या कह रहा है? पेमेंट एक्सीड एक्सपेंस, सही बात है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल। प्रीपेड ज्यादा हो तो पेड ज्यादा होता है और एक्सपेंस कम होता है। एक्रूड ज्यादा हो तो इसका मतलब क्या है? और देखना क्लोजिंग को होता है, ओपनिंग को नीचे। हायर क्लोजिंग एक्रूड इनकम बैलेंस फ्रॉम द प्रीवियस दैट रिसीव्ड फॉर एक्रूड इनकम, इसका मतलब है अक्कर ज्यादा है रिसीव्ड कम है। अक्कर ज्यादा है, वो क्या कह रहा है? मींस दैट रिसीव्ड फॉर द ईयर एक्सीड द इनकम। ये स्टेटमेंट, तो ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। ये पता चल गया या कुछ सोच रहे हैं कि ये चल क्या रहा है? आप लोगों ने ये टेस्ट चेक किया हुआ है? अब ट्राई कहां पे आया था फाइनल काउंट? चल अल्लाह करे कहीं ना कहीं आ जाए। अगर वहां से ना आया तो पुराने सॉफ्टवेयर पे तो पड़ा हुआ है, वो मैं आपको चेक करवा दूंगा। नया सॉफ्टवेयर में मैं कहता हूँ ये प्रेजेंटेशन देख लेना। परचेज अकाउंट इज द पार्ट ऑफ जर्नल लेजर, पेबल लेजर, सेल्स लेजर या परचेज लेजर? हाँ जी क्या कह रहे हो? हाँ पेबल लेजर, कुछ हाल नहीं आप लोगों का। तो लेजर ही टोटल 3 टाइप के हैं। अकाउंट रिसीवेबल होता है रिसीवेबल लेजर, अकाउंट पेबल होता है पेबल लेजर, बाकी सारे होते हैं जनरल लेजर या फिर कैश बुक है। अल्लाह पूछे तो और परचेज लेजर क्रेडिटर अकाउंट को कहते हैं। सेल्स लेजर डेटर्स अकाउंट का दूसरा नाम है। कोई हाल नहीं। ये तो वो बातें हैं जिसके ऊपर हमारी अच्छी खासी बहस हुई है। अच्छा आप पता चल गया है ये जो पेबल लेजर बीटा और डेल्टा ये दोनों एक ही नाम है, बीटा और डेल्टा। अच्छा
टोटल लेजर ही चार के अलावा कुछ है ही नहीं लेजर्स में। एक अगर रिसीवेबल की बात होगी ना, अकाउंट रिसीवेबल, वो रिसीवेबल लेजर या सेल लेजर एक ही बात है। अकाउंट पेएबल का जिक्र होगा ना, तो अकाउंट पेएबल या परचेज लेजर एक ही बात है। कैश या बैंक का जिक्र होगा, वो कैश बुक में जाएगा। इसके अलावा किसी भी अकाउंट का जिक्र हो ना, रिसीवेबल, पेएबल और कैश के अलावा, कैश एंड बैंक के अलावा किसी भी अकाउंट का जिक्र हो, जनरल लेजर होता है। ये आई क्या भी बड़ा टिका के गलती करवाता है, ऊपर परचेज अकाउंट लिखकर नीचे परचेज लेजर दे दिया, और परचेज लेजर क्रेडिटर अकाउंट को कहते हैं। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट प्रिस्क्राइब, कहते हैं ओवरस्टेट रेवेन्यू, कहते हैं ओवरस्टेट कर दो जो अच्छा लगे। रिकॉर्डिंग पोटेंशियल एक्सपेंसेस एंड नॉट ओवरस्टेट एस्टिमेशन रेवेन्यू। अच्छा, वो कहते हैं पोटेंशियल का मतलब होता है फ्यूचर, कहते हैं आप फ्यूचर एक्सपेंस रिकॉर्ड कर सकते हो एंड रेवेन्यू को ओवरस्टेट, ये जवाब सही लग रहा है। मैक्सिमाइजिंग एसेट गलत, इग्नोरिंग पोटेंशियल एक्सपेंसेस गलत। पोटेंशियल एक्सपेंसेस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, वो हम रिकॉर्ड करते हैं, इंक्रीज डिक्रीज नहीं लेते। ये जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है, ये बेसिकली पोटेंशियल एक्सपेंसेस है हमारे, अभी एक्चुअल अक्कर तो नहीं हुए, लेकिन प्रूडेंस कॉन्सेप्ट हमें कहता है कि आप रिकॉर्ड कर लो। अच्छा, कुछ लोगों को इसमें से भी कोई एक आधा सवाल आने के चांसेस होते हैं। ये जो आपका डेमो पड़ा हुआ है ना आईकैप, इसमें से भी सवाल कंसीडर करता है। Which of the following statement is correct with the reference of settlement discount received from supplier? It is recognized as operating expense. Operating expense कहते हैं other expense को। ये वैसे ही उसने नबोंगी मारी है, receive from supplier, तो expense तो वैसे ही नहीं कह रहा। It is recognized and presented as other income. नहीं, इसको हम परचेज में से माइनस करते होते हैं, फाइनल अकाउंट नहीं पढ़ते। इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, ये डिस्काउंट अलाउड के लिए बात ठीक है, और इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ परचेज। अच्छा, जो आप कह रहे हो ना सारे आई जाते हैं, जो भी मैं पूछ रहा हूं वो गलत ही आई जाता है। तो उसमें तो ज्यादातर लोग का गलत होता है, दो चार लोगों का ठीक होता है। हाँ, मैं पूछता वो हूं जो थोड़ा क्रिटिकल होता है, बाकी तो आप जो रिपीट कर रहे हैं उसको तो नहीं पूछेंगे ना। अच्छा, बेसिकली हमने ये चैप्टर अभी पढ़े नहीं, पढ़ने से मुराद ये है कि रिवाइज नहीं किया, ये आप लोग करोगे तो ये बच्चों वाली बातें हैं। 4 अगस्त को गुड सेल की 1,25,000 की, क्रेडिट टर्म्स क्या 3/10 N/20, मतलब 20 दिन टोटल बार। अगर 10 दिन में पे कर दिया तो 3% डिस्काउंट मिलेगा, राइट। अब जरा बात सुन लेना पूरी तरह। अगर एक्सपेक्टेड हो तो रिड्यूस अमाउंट से रिकॉर्ड करेंगे, और अगर एक्सपेक्टेड ना हो तो फुल अमाउंट से रिकॉर्ड करेंगे। ये बात याद है, लेकिन ये काम सेल में होता है, परचेज में ऐसा नहीं होता। फिर भी मैं एक दफा इसका लेक्चर भी आपको शेयर कर दूंगा, तो पूरा दूसरा चैप्टर में आपको शेयर कर दूंगा, ताकि ना वहां पर आपको कोई कमी कुताही ना रहे। 8 अगस्त को गुड, पहले वो कहता है कि गुड सोल्ड और क्रेडिट 1,25,000, ये कुछ और ही है। और 8 अगस्त को गुड्स 25,000 वर रिटर्न्ड बाय द बायर, बाकी रह गया 1 लाख का। हाउ मच शुड द सेलर एक्सपेक्ट टू रिसीव इफ द बायर पे ऑन 12 अगस्त? 1 लाख, क्योंकि 25, हाँ 97,000 चीकू। अगर वो विद इन टाइम पे करे, 25,000 की तो उसने चीजें ही वापस कर दी, बाकी उसने 1 लाख देना है। और अगर 10 दिन के अंदर पे कर देगा तो 3% डिस्काउंट भी तो माइनस करना है। नहीं पता चला? 4 अगस्त से 12 अगस्त। सबसे पहले आपका जब पेपर अपेयर होगा ना, तो बिल्कुल ऐसे ही ना 50-50, आधे साइड पर सॉल्यूशन होगा और आधे साइड पर क्वेश्चन होगा। आपको और ऊपर देखिए, अगर गौर फरमाएं तो रेवेन्यू के साथ आगे मार्क्स लिखे हुए हैं कि रेवेन्यू लिखने का 1 नंबर है,
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के 2 नंबर हैं, फिर ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर उसने कोई नंबर नहीं लिखे हुए, सेलिंग एक्सपेंसेस का 1 नंबर, फिर डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस लिखने का 1 नंबर, मतलब उसने नंबर डिवाइड किए हुए हैं और ऊपर आप देखें तो उसने 20 नंबर भी लिखे हुए हैं। अब आपने पेपर में एक छोटा सा काम करना है कि आपका ये जो कर्सर है यहां पर आप लेकर जाएंगे ना तो ये पेपर कम या ज्यादा हो जाएगा, इसको थोड़ा सा आपने बढ़ा देना है पेपर में, ताकि क्योंकि यहां पर आपने ऑप्शन तो पड़ी हुई है ना, तो यहां पर पेपर की ये वेटेज भी ज्यादा हो जाएगी अगर आप ये परसेंटेज लिखी हुई है। अगर आपको वैसे जूम करना नहीं आ रहा तो आप यहां पर कोई 150% तक या 100% तक इसको ले जाएं। अब आपके पास कुछ बेहतर आगे पढ़ने के काबिल हो गया, आप 120 पे भी जा सकते हैं, जिस तरह से भी आपको फिजिबल लगे इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। और ये अल्फा ट्रेडर वाला सवाल है, किया हुआ है ना, आपको टेस्ट में भी मैंने दिया था, अब तो पक्का हो गया ना कि आई कैप कॉपी करता है। अच्छा, अब मेन इसको हल करने का तरीका देखें, ये आई कैप कॉपी नहीं करता, हमने आई कैप को कॉपी किया हुआ। आई कैप ने ये जब इंट्रो फिजिकल सवाल होते थे ना, मैनुअली होते थे, तब ये सवाल आए हुए थे पेपर, वही वाले सवाल सारे अभी वही चल रहे हैं। अब अल्फा ट्रेडर ये है, समराइज ट्रायल बैलेंस ऊपर लिखा हुआ है और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के साथ डेट स्टार्ट ऑफ द ईयर वाली लिखी हुई है। ये तो पता चल गया ना कि डेप्रिसिएशन आपने लेनी है। उसके बाद आपने जो तरीकाकार है ना वो यहां से सवाल शुरू नहीं करना, आपने सवाल ऐसे एक सरसरी सा पढ़ के डायरेक्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन पे चले जाना, यहां से ही आपका सवाल होना है। सबसे पहले लिखा हुआ है क्लोजिंग इन्वेंट्री इन हैंड 46300, ये कल ही सवाल किया मेरे ख्याल में। अच्छा, इसमें एक कल ना एक मिस्टेक हो गई थी हल करते वक्त, वो भी मैं आपको बता देता हूं। 46,300 ऊपर इधर लिखा हुआ है अमाउंट इन 1000, सोल्यूशन में क्या लिखा हुआ है अमाउंट इन 1000 और यहां पर भी अमाउंट इन 1000 ही है। अब कुछ इंफॉर्मेशन तो हम वहां से देख लेंगे, यहां पर लिखा हुआ है 46300 फिजिकल इन्वेंट्री काउंट रिवील्ड दैट गुड्स कॉस्टिंग 950। फिजिकल इन्वेंट्री से हमें पता चला कि 950 की गुड्स जिनकी कॉस्ट 950 है वर रिटर्न्ड बाय कस्टमर फॉर विच नो एंट्री हैज बीन मेड। These goods were sold for ₹1300 on credit in last week। और आगे उसने बता दिया एनआरवी के बारे में 40%। ओके होगी बात। एक तो हमें पता चल गया कि सेल रिटर्न की एंट्री पास करनी है। जैसे ही आपको पता चला आप अपने रेवेन्यू पर क्लिक करेंगे, एडजस्टमेंट से सवाल करना है, जो बच जाएगा वो एंड पे कर देंगे। अब देखिए, एक लिखा हुआ है 181100, एक लिखा हुआ है प्लस 1300, एक लिखा हुआ है माइनस 1300। पता चल गया हमारी कौन सी ऑप्शन बनेगी, माइनस 1300। हालांकि मैंने सेल की वैल्यू ऊपर नहीं देखी, ये 10 मिनट के अंदर सवाल हो जाना है आपका, तो फाइनल अकाउंट से डरने की जरूरत है ही नहीं। अब कॉस्ट ऑफ सेल पे चलते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल का फार्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक और प्लस कुछ एडजस्टमेंट, ऐसा ही है। अब अपने सवाल के अंदर सिर्फ ये तो देखें कि अच्छा ओपनिंग स्टॉक कितना है, उस पेज के ऊपर लिख लेना जो आपके पास पेज अवेलेबल होगा। अभी हम यहां पर लिख देता हूं मैं आपको, आपके पास ओपनिंग स्टॉक कितना है 34,300, मैंने यहां पर लिख दिया 34,300 प्लस परचेजेस लिखना है हमने। परचेजेस कितनी है यहां पर 149,800 149,800 फिर हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक नीचे गिवन हुआ है, उसके बाद कैरेज इन ढूंढ लो अगर है तो, डिस्काउंट रिसीव्ड अगर है तो ढूंढ लो, वरना अपने सवाल पे जाओ। अब सवाल पे आप 1 नंबर पहले हासिल कर चुके हो, 10 नंबर का टारगेट रखते हैं, 50-20 में से 10 तो कम से कम आने चाहिए। अब क्लोजिंग स्टॉक हमारा है 46300। मेरा सॉल्यूशन मुझे हिंट देगा मैंने करना क्या है।
मैंने सॉल्यूशन पर क्लिक किया तो यहां पर देखें ओपनिंग स्टॉक 14,300 नजर आ रहा है, उसके अंदर परचेजेस ऐड हुई नजर आ रही हैं। उसके बाद अगर आप गौर फरमाओ, एक है 46,300 डायरेक्ट माइनस हो रहा है, ये तो नहीं होगा क्योंकि उसके अंदर एनआरवी वाली एडजस्टमेंट अभी होनी है। फिर 40,300 माइनस हो रहा है और 950 ऐड हो रहा है, हालांकि हमने करना है लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। फिर अगली ऑप्शन पे देखें 40,000 माइनस हो रहा है, 1300 प्लस हो रहा है, ये भी पॉसिबल है। 34,300 प्लस हो रहा है, 149,800 माइनस हो रहा है और 45,830 माइनस हो रहा है। अब हमने क्लोजिंग स्टॉक करना है फाइंड। 46,300 में पहले 950 ऐड है, कितना ऐड है 950, कॉस्ट उसकी 950 है, एनआरवी कितना फाइंड किया था 1300 का 40%, 520। अच्छा, कल हमने ऊपर वाली अमाउंट पढ़ी नहीं थी कि वो क्लोजिंग स्टॉक के अंदर पहले से ही शामिल है, तो 950 से ऐड किया हुआ है, होना किससे चाहिए था लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी, तो 950 माइनस कर दो, 520 ऐड कर दो, या इन दोनों का डिफरेंस लेकर माइनस कर दो। करो जरा माइनस, इसमें 950 हम ऐड कर देंगे, माइनस कर देंगे और 520 प्लस कर देंगे, कितना आंसर आ गया 4587। अब अपना जाकर सॉल्यूशन देखे, और मजे की बात है मैंने अगर आपकी जगह मैं होता तो मैं तो देखता ही ना, क्योंकि ऊपर वाली कोई ऑप्शन सही है ही नहीं, ऊपर वाली कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है, ऑप्शन ही सिर्फ ओके होगी बात। उसके बाद यहां पर मैंने खुद लिखना है, ठीक है, यहां पर ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। अच्छा, यहां पर अगर आपको वहां पर लिखते हुए मसला आ रहा है ना, ये भी अच्छी ऑप्शन है कि वहां पर आपने यहां पर क्लिक करना है। हाँ जी, 179,800 माइनस 138,230 41570। आगे चलते हैं। अब सेलिंग एक्सपेंस की तरफ चलते हैं। आगे हम देखते हैं कि अगर कोई सेलिंग एक्सपेंस कोई बातचीत है ना तो वो भी देख लेंगे। यहां पर आगे लिखा हुआ है पेमेंट इंक्लूड फायर इंश्योरेंस 300,000 paid for the owner personal premises, the annual policy is valid up to 31st March। प्री पेमेंट्स के अंदर एक फायर इंश्योरेंस शामिल है 3 लाख, पेड फॉर द ऑनर प्रेमिसेस। वो पॉलिसी होने कब है, ऑनर के लिए होती है, वो तो सारी की सारी ड्राइंग्स नहीं होती। तो क्या करना चाहिए, प्री पेमेंट से निकाल के ड्राइंग्स में लिख देना चाहिए। आप सिंपल जाओ प्री पेमेंट और ड्राइंग्स के ऊपर, आपको ये चीजें मिल जाएंगी। ये प्री पेमेंट्स है, प्री पेमेंट्स ऊपर 780 लिखा होगा, उसमें 300 प्लस हो रहा है, 300 माइनस हो रहा है। डन। इसको लिखना कहां पर है, ड्राइंग्स में। ड्राइंग्स पे भी जाते हैं, ये ड्राइंग्स पढ़ी। अब ड्राइंग्स पहले कोई क्वेश्चन के अंदर है, यहां पर देख लेते हैं 84। अब यहां पर ड्राइंग्स में 300 प्लस करूं माइनस, ये हो ही जा रहा है सवाल। और ये नंबर ऊपर लिखे हुए ये आपको मिल ही जा रहे हैं। एडजस्टमेंट पढ़ो, उस बॉक्स को जाकर देख लो, अगर कोई और भी कोई प्लस माइनस वैल्यू हो रही है ना तो फिर वो एडजस्टमेंट भी पढ़ लो। अगर एडजस्टमेंट ही एक है आपकी ऑप्शन के अंदर तो फिर तो काम खत्म। आगे बढ़ते हैं। On 1st June 2001 machine was given on quarterly rent 375 receivable in advance। ये कल हमने कितनी वैल्यू, अब मशीन was given at rent, सर जी वो प्री पेमेंट में जो ऑफिस एक्सपेंस वाला था, सॉरी उसमें वो तो क्वेश्चन, अभी तो हम ये क्वेश्चन देख रहे हैं ना, जो इसमें गिवन है अभी तो हम उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो तो उसमें से ना सारी एडजस्टमेंट इधर नहीं है। हाँ जी, 1st June 2001 a machine was given at quarterly rent receivable in advance।
आखिरी पेमेंट हमने कब ली थी? 1 दिसंबर को। उस 1 दिसंबर के अंदर कितने एडवांस था? 2 महीनों का एडवांस था। तो उसको हम क्या करें? उसने ये तो लिखा है इसने रिसीवेबल मतलब अकर्ड बट नॉट अनअर्न्ड में आएगा। कितना आता है अनअर्न्ड में? 200। लायबिलिटी में जाओ जरा, ट्रेड पेएबल, अदर पेएबल, अदर में देखें 250 प्लस होगा माइनस हो गया। अब ये किधर जाकर देखे, कहां से माइनस करना था? इनकम में। इनकम का कॉलम जाकर देख लो, ये आपके पास अदर इनकम पड़ी हुई है, यहां पर माइनस हो जाएगा 1150। हालांकि हम तो ट्रायल में देख ही नहीं रहे, वहां पर कुछ और ही लिखा हो। तो फाइनल अकाउंट का सवाल जो हमने किया है वो कुछ और दुनिया है। पेपर में 10 मिनट की बात होती है, नाता भी होगा कि इतना तो पता चल जाएगा ना किस पोटली को जाकर खोलना है, इतना तो पता चल ही जाएगा। तो बस दोनों एंट्री बास करो, दोनों डब्बे जाकर खोल दो। कुछ और निकला है तो मेरा अल्लाह मालिक है, कुछ एक आधा डब्बा तो होगा जिसमें काफी कुछ निकलेगा। आगे देखते हैं। एडवांस रिप्रेजेंट 3 मंथ एडवांस सैलरी टेकन बाय द सेल्समैन ऑन 1 नवंबर। 3 महीने की सैलरी थी, हालांकि उसमें एक्चुअल में एडवांस सिर्फ 1 महीने की, क्योंकि 1 नवंबर को है ना, तो 2 महीने का वहां से निकाल के एक्सपेंस में लिखना है। चले जी एडवांस पे चलते हैं। पहले तो एडवांस 240 पड़ा हुआ है, तो इसमें से 160 निकाल लें, निकाल लिया। और जरा एक्सपेंस में, किस एक्सपेंस में लिखें? देखें सेलिंग में, डिस्ट्रीब्यूशन में किसी का बताया हुआ है? सैलरी फिर किस में होता है? एडमिन में चेक कर लेते हैं। एडमिन में नजर नहीं आ रहा ना, पेपर में वैसे बताएगा वो किसका हिस्सा है, सेलिंग एक्सपेंस में ही होगा। प्लस होगा माइनस? प्लस। खत्म होगी बात। अब आपको ऐसे लगेगा पहले ही हमने यही सवाल करना है। उसके बाद द लोन वाज एक्वायर्ड ऑन 1 जुलाई, द एंटायर प्रिंसिपल along with interest is repayable in 30th नवंबर। अच्छा उसका इंटरेस्ट कितना बनता था? 6 महीनों का 1225 बनता था, क्योंकि ये सवाल कल किया था इसलिए दोबारा अगर ये फाइनेंशियल चार्जेस 1225 ये लिखा तो हुआ है। अच्छा ऊपर फाइनेंस कॉस्ट भी तो होगी कुछ, देखो जरा 450, और 450 में ये जाकर ऐड हो जाएगा 450 प्लस 1225। और इसको इधर आगे जाओ जरा, अदर पेएबल में ये इंटरेस्ट पेएबल आ गया, कितना लिखें? 1225। लोन को भी देखते जाएं। शॉर्ट टर्म लोन 17,500, और नॉन करंट तो है ही नहीं, हमने क्रेडिट लिखा ही करंट में है। लॉन्ग टर्म लोन 0, लॉन्ग टर्म ये है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़े, खत्म होगी बात, बढ़ना क्या? डेप्रिसिएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 10% ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड, डेप्रिसिएशन शुड बी इक्वली डिवाइडेड। वो नहीं कर किया उसने, वो निकाल दिया क्योंकि वो सवाल था मैनुअल। अब सीधे सवाल होंगे 10% स्ट्रेट लाइन मेथड, और है स्ट्रेट लाइन तो डेप्शन है, किधर है वो हमारे नॉन कट एसेट? 32,500 का 10% लो 32, और उसके 2 हिस्से करो 16,25। किस किस में डिवाइड करना है? सेलिंग एंड, तो ये पड़े आपके सेलिंग, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, या डिस्ट्रीब्यूशन और एडमिन। इसमें 1625 ऐड हो रहा है और इसमें 1625 ऐड हो रहा है। और यहां पर जाएं जरा पीपी में, पीपी का स्टाइल भी देख लें। 32,500 में 87,500 माइनस होगा, या 32,500 में से 12,000 माइनस होगा? कॉस्ट माइनस, उनको प्लस करना है ना, तो प्लस करके माइनस करेंगे। उसके बाद क्या, ये तो जम्मू वाला सवाल नहीं आ गया? कैश एंड बैंक बैलेंस इंक्लूड 1490,
और ऊपर देखते हैं ये क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट है ना, और उधर बैंक है, इनको पहले प्लस करें तो कैश एट बैंक में लिख दे। कैश एट बैंक में ऐसे आपको क्या लगता है लोगों ने प्लस किया होगा? जब वो लफ्ज इंक्लूड लिखा हुआ है ना तो बंदे को ऐसा लगता है माइनस कर दें, तो पहले ही माइनस हुआ है। तो ये 7040 आता, फिर बाद में आकर कहते हैं बराबर नहीं आ रहा था। और बैंक ओवरड्राफ्ट पे देखे जाकर 1490। लो मेरे भाई, ये जो एडजस्टमेंट है ना वो सारी हो गई। अब जो रह गए ना डब्बे, उसको जाकर देखते हैं। हाँ जी, जो जो डब्बे भर गए। चलो जी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट फाइंड करो। ग्रॉस प्रॉफिट में 12,610 भी माइनस करो, 10,425 भी माइनस करो, और 9085 भी माइनस करो। हमने विंडो शॉपिंग की थी पहले, और जितना आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक विंडो शॉपिंग से पूरा हो गया। 41,570 माइनस 12,610, 10,425 कितना? 9450। फिर उसमें अदर इनकम ऐड करो जरा, 875 ऐड और 1675 माइनस कितना? 8650। जी, आपकी एसओसीआई पूरी हो गई। उसके बाद आगे चलते हैं। पीपी हमारा हो गया। इन्वेंट्री के अंदर वो हम पहले कर चुके हैं, कितना? 45,870 था। और यहां से आकर ना हिंट लेना है हमने, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल में -1300 करना था ना, तो शेयर रिटर्न भी साथ ही कर लेते। वैसे डबल एंट्री करते ना तो दोनों डब्बे देख लिया करो। एडवांस हो गया, ये हो गया। टोटल करंट एसेट्स का टोटल करो। करंट एसेट्स का टोटल 45,870 प्लस 35,500 प्लस 80 प्लस 480 प्लस 88970। अब इसमें नॉन करंट एसेट ऐड कर दो। ये पीपी 20,500 कितना? 10947। जितने डब्बे आप भर के आओगे ना उसके ऊपर लिखे हुए नंबर आपको मिल जाएंगे। शेयर कैपिटल, ये नहीं कि कुछ भी भर दो। अच्छा, कैपिटल के अंदर हमने क्योंकि कुछ नहीं बताया, वो तो खुद अमाउंट उठाकर लिख देते हैं। कैपिटल की अमाउंट कितनी लिखी हुई है? 60395। नेट प्रॉफिट भी खुद लिखना है। कितना आया था नेट प्रॉफिट? कोई हाल नहीं, 8,650। 8,600। अच्छा करो जरा, कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स 60,265। डन। लॉन्ग प्लस 0 कर दो, प्लस कर दो 28,990 प्लस 17,500 प्लस 12,25 प्लस 14,90। टोटल के अंदर ऐड कर रहे हो या अलग? इक्विटी के अंदर ऐड किया है। चलो टोटल लिखवा दो। 1,01,270 47 बराबर आ गया। अच्छा, करंट टोटल करंट लायबिलिटी का भी टोटल करके दे दो। 4,7715। जी आपका सवाल पूरा। 20 नंबर मिल गया। नहीं, पेपर में एडजस्टमेंट आसान ही होती है। एरर वो इसलिए टाइम खत्म हो गया ना, यूर सेशन हैज एंडेड। हम तो चले गए थे ना।
अब मैं ये कह रहा था कि कोई पार्टनरशिप का भी एक आधा सवाल मिल जाता, क्योंकि मुझे लगता है कि सारे सवाल 2 नंबर के हो नहीं सकते अब, क्योंकि 39 क्वेश्चन अगर 2 नंबर के वो 78 नंबर और 20 नंबर ये 98, तो शायद कोई एक सवाल ऐसा होगा वो जो ज्यादा मार्क्स का भी होगा, क्योंकि पहले तो 41 क्वेश्चन होते थे। तो 40 क्वेश्चन है, तो चलिए हम इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं। ये वापस चला गया। अच्छा, ये मेरे ख्याल में हर दफा क्वेश्चन भी चेंज करता है, पहले ये नहीं था। And anti maintain petty cash flow impress system the impressed amount is 5000। हाँ जी, कौन सा? वो मुझे लगता है पार्टनरशिप का ही सवाल होगा। पार्टनरशिप का होगा या एडजस्टमेंट करवाएगा। अब ये 28 क्वेश्चन कुछ और है। अच्छा आप लोग, मैं तो यही कहता हूं कि एंड पे जा कोशिश करना कि ये क्वेश्चन हर दफा चेंज करके दे रहा है, तो इसको ना, अब जब अगर बार बार इसको करोगे ना री एंटर, तो शायद ये क्वेश्चन बैंक भी हमें काफी, वैसे तो मैं भी कोशिश करूंगा कि अगर कोई क्वेश्चन हम मुझे मिल गए ऐसे, वैसे ये तो वही है रिटर्न इनवर्ड और से रिटर्न वाला, मुझे लगता है आगे पीछे कर रहा है, बस रीअरेंज कर रहा है, वो रीअरेंज ही कर रहा है। चलो पता चल गया ना। अच्छा आप लोग आप ये देखें। अच्छा मुझे ये बताएं कि हमारे पास जो आज 10 तारीख है, 11 तारीख तो आपका वैसे ऑफ है कल, तो आगे हमारे पास जो दिन है उसका एक तरीका तो ये है, क्योंकि मैंने आपको ना एक तरीका तो ये है कि जो मैंने आपको स्केड्यूल बनाकर दिया हुआ है ना उसके हिसाब से टेस्ट देते। दूसरा तरीका ये भी है कि अगर आप चैप्टर वाइज टेस्ट देना चाहते हो कि डेली एक चैप्टर आप तैयार करके आओ और सिर्फ एक एक चैप्टर का टेस्ट दो, ये भी हो सकता है। क्या हुआ? हाँ मैंने देखे ना, आपका सिर्फ होगा, फिर टेस्ट आपका क्यूएम का भी साथ ही हो रहा होगा, ये नहीं कि वो छोड़ देंगे, उसका भी डेली बेस पे रख लेते हैं एक एक चैप्टर, और इसका भी एक एक चैप्टर डेली बेस पे रख लेते हैं। तो आपका तकरीबन कोशिश करते हैं कि जो छोटे जो पहले टेस्ट हो चुके हैं उनको कंबाइन कर देंगे ताकि 18 तारीख तक ना सारे कंप्लीट हो जाए। ठीक है, 18 तारीख को फुल बुक का रख लेते हैं, और अभी आप अपना 6 चैप्टर तो तैयार करो। 6 अभी मैं कहता हूं जो मंडे तक ना 6-7 करो, मंडे तक 6-7 कंप्लीट करो। उसके बाद अगर आप आगे चाहते हो कि 1 चैप्टर का अलग, फिर 2 का अलग, 3 का अलग, इस तरह से भी हो सकता है। 1 2 3 कटे लेना है, तो फिर जो पहले वाला स्केड्यूल उसी में रखें। ठीक है।